हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस मैथमेटिक पाठशाला में। आज आपके लिए यूपी टीजीटी 2011 का पार्ट नंबर 4 लेके आया हूं, जिसमें आपके लिए क्वेश्चन नंबर 76 to 100 कराए जाएंगे। और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाली है। इसमें मैं आपके लिए क्वेश्चन कराने के बाद बहुत सारे अच्छे अच्छे फार्मूले कराऊंगा, जो भी आपके टीजीटी और पीजीटी के पेपर्स में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, जिससे एक सवाल आना ही आना है। टीजीटी में तो 100% एक सवाल आएगा, जो वीडियो के लास्ट में होगा। उस पर मैं 3 रूल्स कराऊंगा और उसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहेगा। ठीक है गाइस, तो वीडियो को एंड तक देखें और स्किप ना करें। और जो भी चैनल पे नया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, देखिए गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है। और गाइस मैं बता दूं आपके लिए, जो टीजीटी है उसमें इसी पेपर में देखिएगा, ये जो पेपर है 2011 का, ठीक है गाइज, हुआ था 2013 के बाद वाले। इससे पहले 2013 का पेपर हो गया था, और जो 2011 का पेपर था वो 2013 के बाद में हुआ था। तो गाइज जो ये पेपर आया था, इसमें आपके सीक्वेंस और जो कन्वर्जेंट होता है, ठीक है, सीक्वेंस और सीरीज से 10 क्वेश्चन आए हैं। 75 से लेके 85 तक के लगातार सारे क्वेश्चन सिर्फ ओरली है वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन टाइम टेकिंग वाला नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट सभी थ्योरम के स्टेटमेंट पता हैं तो अच्छे से क्वेश्चन बिना टाइम टेकिंग के सॉल्व कर सकते हो। तो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, ए लिमिट इफ़। गाइज एक बात और बता दूं, ये जो पेपर है वो इंग्लिश में नहीं मिला मुझे, बट हिंदी में मिला है। ठीक है, बट मैं सारा इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन साथ साथ में करता रहूँगा। ठीक है, क्वेश्चंस का आपकी पूरी इंग्लिश मैं बता दूंगा और हिंदी में आपके सामने लिखा हुआ है। इफ़ लिमिट सिग्मा ए एन इक्वल टू 0, देन जो सीरीज होगी सिग्मा ए एन वो क्या होगी। गाइज मैं आपको बता दूं, जब भी कभी सिग्मा ए एन इस तरह से कोई भी क्वांटिटी आती है, अर्थात ये जो जीरो निकल के है, जीरो क्या है, एक फाइनाइट क्वांटिटी है। जब भी ये फाइनाइट क्वांटिटी देगा तो उस केस में जो सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट होगी। ठीक है गाइज, अभिसारी का मतलब होता है कन्वर्जेंट, अपसारी का मतलब डाइवर्जेंट, ऑसिलेटरी ठीक है, आदोलित का मतलब गाइज हो जाएगा ऑसिलेटरी सीक्वेंस। तो ये ऑसिलेटरी, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। तो गाइज इसका जो आंसर होगा वो कन्वर्जेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसने, अगर यहाँ पे इनफाइनाइट आता तब ये डाइवर्जेंट होती, बट यहाँ पे जीरो जो है, जीरो एक फाइनाइट क्वांटिटी है। और कोई भी अगर ये इस तरह से फाइनाइट क्वांटिटी देगा तो वो आपका क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन भी गाइज बहुत ही आसान है। अगर आप इसको ज़रा सही से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कौन सी सीरीज है। गाइज मैं बता दूं, ये जीपी सीरीज है, और जीपी सीरीज ऑलवेज कन्वर्जेंट होती है। आपको कुछ भी सॉल्व या मेथड लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ना तो इसे सॉल्व करना है ना कुछ करना है। सिंपली आप बता देंगे विच इज जीपी सीरीज, विच फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन रेशियो 2/3। तो हमें बस इतना पता करना है, अगर ये जीपी सीरीज है तो ये क्या होगी, अगर ये जीपी सीरीज है तो ये कन्वर्जेंट होगी। तो इसका मतलब ये सीरीज आपकी कैसी हो जाएगी गाइज, कन्वर्जेंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसी का सोल्यूशन है, बट उसको करने के लिए यहाँ पे सम निकाला है गाइज एस इनफाइनाइट का, तो वो 2 3 आया है। इसका मतलब ये 3 पे कन्वर्ज कर रही है। तो ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, अगर पता है सिंपली अगर ये जीपी है तो कन्वर्जेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा गाइज, ये भी बहुत ही आसान, एक रूल पूछ लिया है। बताइए कि गाइज अगर आपको ये आपने सारे रेशियो, रेवीज, ठीक है, डिमॉर्गन, ये अगर सारे रूल पढ़े हैं तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो। गाइज ये बहुत ही आसान है। इसमें आपसे पूछा गया है, ए सीरीज सिग्मा यू एन इज पॉजिटिव टर्म कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग टू यू एन ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा तो मतलब कन्वर्जेंट होगा, और लेस देन 1 होगा अर्थात डाइवर्जेंट होगा, और इक्वल टू 1 पर भी डाइवर्जेंट ही होता है। ठीक है गाइज, तो ये कंडीशंस हिंदी में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे आपसे गाइज ये पूछा गया, ये क्वेश्चन गाइज दोनों में मिल गया, हिंदी इंग्लिश में, तो आप समझ सकते हो। गाइज ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको आप समझिएगा। तो ये जो रूल था उसमें पूछा गया कंपैरिजन है, ठीक है गाइज, रेवीज है, डीएलम्बर्ट है, या कॉची कंडेंसेशन टेस्ट है। तो गाइज मैं आपके लिए बता दूं, ये जो आपका रूल है वो डीएलम्बर्ट होता है। डीएलम्बर्ट टेस्ट को हम रेशियो टेस्ट भी बोलते हैं। डीएलम्बर्ट टेस्ट को रेशियो टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, डीएलम्बर्ट या रेशियो टेस्ट। ठीक है गाइज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा गाइज। गाइज अभी मैंने जो बोला था कि 75 से लेकर 85 तक के क्वेश्चन सिर्फ सीक्वेंस और सीरीज से आए हुए हैं, जो कि आपके विदाउट सॉल्विंग कोई भी क्वेश्चन अभी आपने देखा जिसे मैं सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप डायरेक्ट अगर ये 10 क्वेश्चन आप अगर ओरली टिक करते हो तो इसका मतलब आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। तो इसके लिए आपको सारे स्टेटमेंट
जितने भी थ्योरम्स हैं सबके स्टेटमेंट्स पता होने चाहिए। लिखा है कॉची सीक्वेंस, ठीक है गाइज। कॉची सीक्वेंस जो होती है वो गाइज ऑलवेज कन्वर्जेंट होती है, तो इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कॉची सीक्वेंस जो होती है, एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, या ऐसे बोल सकते हैं इफ ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज कॉची सीक्वेंस। ये गाइज कॉची क्राइटेरिया है जिससे हम बता सकते हैं। और कॉची जो सीक्वेंस होती है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस भी कॉची सीक्वेंस होती है, क्योंकि प्रत्येक बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है और कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस होती है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बाउंडेड हो जाएगी और ये इसकी कंडीशंस है, तो ये बाउंडेड के लिए परिबद्ध बोलेंगे गाइस, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड, दिस रिजल्ट इज स्टैंडर्ड कॉची सीक्वेंस, ठीक है गाइज। और ये कॉची सीक्वेंस की कंडीशंस होती है। नेक्स्ट देख लीजिए गाइज, इसको आगे देख लेते हैं। प्रत्येक परिबद्ध श्रेणी, ऐसे समझ में नहीं आएगा, इंग्लिश में ही पढ़ लेते हैं। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए क्लस्टर पॉइंट। गाइज एक बात बता दूं मैं आपके लिए, क्लस्टर पॉइंट को ही हम लिमिट पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइज, लिमिट पॉइंट बोलते हैं। तो क्या लिखा है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए लिमिट पॉइंट देन दिस थ्योरम इज नोन एज। गाइज आपको बता दूं, बोल जानो वायरस्टीस जो थ्योरम होती है उसका मतलब यही होती है कि प्रत्येक सीक्वेंस होती है उसका कम से कम, ठीक है, सॉरी, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस जो होती है उसका कम से कम एक लिमिट पॉइंट जरूर होगा। तो इसलिए आपको बता देता हूँ कि ये जो स्टेटमेंट है वो किसका है, ठीक है, वेयरस्ट्रेस, सॉरी, बोल जानो वायरस्ट्रेस थ्योरम का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए क्लस्टर पॉइंट, दिस थ्योरम इज नोन एज बोल जानो वायरस्ट्रेस थ्योरम। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस इज आल्सो नोन एज बोल जानो वायरस्ट्रेस थ्योरम, ठीक है गाइज। नेक्स्ट देख लीजिएगा, ये गाइज यहाँ पे बीच में एक जो क्वेश्चन आ गया है, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का आ गया है। इसमें पूछा गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2ac प्लस बी डी एक्स सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का कोई भी रूट, मतलब वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक मतलब रियल नहीं है, रियल नहीं रखता है। तो गाइज ये क्या होगा, जब रियल नहीं रखता है इसका मतलब हमें से क्या करना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 करना पड़ेगा, जो कि रूट के अंदर होता है। और रियल नहीं अर्थात इमेजिनरी होगा, अर्थात इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है डी लेस देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेस देन 0 हो जाएगा तो यहाँ से हम कंपेयरिंग करके ABC निकाल लेंगे और ABC यहाँ पे पुट कर देंगे। तो गाइज हम यहाँ से सॉल्विंग करते हुए, और सॉल्व तो हम कर ही लेंगे क्योंकि आपको मेन कंडीशन पता होनी चाहिए थी। कंडीशन ये हो गई डी लेस देन 0, ठीक है, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बी की वैल्यू लगा दी और ये 4ac लगा दिया, ठीक है गाइज। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो कटेगा वो कट जाएगा, बचा हुआ ये आ गया, ठीक है गाइज। अब ये बन गया AD माइनस BC का होल स्क्वायर। गाइज यहाँ पे नेगेटिव बाहर आया, इसका मतलब मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी माइनस से। मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाएगी। इसका मतलब यही हुआ कि जो कंडीशन है AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0 होगी, तभी ये कंडीशन क्या हो जाएगी गाइज, लेस देन G हो जाएगी। अर्थात AD जो है वो BC के अगर इक्वल हो गया तो ये 0 बन जाएगा, और 0 0 से बड़ा नहीं हो सकता। तो गाइज कंडीशन क्या होनी चाहिए, AD इज नॉट इक्वल टू BC। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा गाइज, ए भी बहुत आसान क्वेश्चन आया है गाइज। आपको पता है अगर इधर से हम जब भी लॉग हटाते हैं तो जो इसका बेस होता है इसकी पावर में आ जाता है इधर वाला नंबर। तो गाइज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 45 इक्वल टू आ जाएगा 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 कितना होता है 100। और इसके सिंपल फैक्टर कर लेंगे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के, जो कि गाइज आप पहले आसानी से कर सकते हो, ओरली चाहो तो ओरली भी कर सकते हो अगर आपको समझ आ जाए तो। 11 और 5 इसके दो रूट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज, गाइज अभी बताया था एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो गाइज क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा गाइज, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया। देख रहे हैं गाइज 75 के बीच में अभी तक 2 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो गाइज जो सीक्वेंस और सीरीज से नहीं थे, बाकी सारे क्वेश्चन इसी से आ रहे हैं। तो गाइज ये देख लीजिए, ये कौन सा P सीरीज, और P सीरीज की कंडीशन है गाइज ये अपसारी पूछा गया है। किसका सही गाइज पूछा गया, अपसारी। अपसारी का मतलब पूछा गया गाइज डाइवर्जेंट, और डाइवर्जेंट कब होता है गाइज, लेस देन इक्वल टू 0 पे क्या हो जाता है, ये डाइवर्जेंट हो जाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगर कन्वर्जेंट पूछता तो बी करेक्ट हो जाता। सॉरी गाइज, कन्वर्जेंट के लिए कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होता, क्योंकि ग्रेटर देन पे होता है, केवल ग्रेटर देन पे ही कन्वर्जेंट होता है, और ग्रेटर देन वाला कोई भी ऑप्शन नहीं है। गाइज अगला पूछा गया फिर से गाइज EUN के अपसारी होने के लिए। अपसारी का मतलब गाइज मैं बता दूं फिर से, कन्वर्जेंट की बात होती है तो कन्वर्जेंट में कोई भी एक आवश्यक शर्त है। क्या लिखा है, EUN के अपसारी होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है गाइज, 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, या -1 होना चाहिए। गाइज मैं आपको बता दूं ए इज नेसेसरी कंडीशन है। अगर हमारा EUN अगर सिर्फ और सिर्फ 0 देता है गाइज, क्या देता है, 0 देता है,
तब ये कन्वर्जेंट होता है। अगर जीरो के अलावा कुछ और देगा तो ये कन्वर्जेंट नहीं होगा। सिर्फ जीरो देने पे ही क्या होता है गाइज, कन्वर्जेंट होता है। ओके गाइज, सिग्मा यूएन। गाइज एक क्वेश्चन जो मैंने फर्स्ट टाइम कराया था आपको, सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन, उस पर एक बार ध्यान दीजिएगा, जो ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन कराया था गाइज, ठीक है। इस पर मैंने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, जीरो होगा तभी कन्वर्जेंट होगा, ठीक है गाइज। तो जीरो के लिए क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट। ओके, एक बार अभी कौन सा क्वेश्चन 85 चल रहा है उसको देखिएगा गाइज। 85 क्वेश्चन, जीरो के लिए क्या हो जाएगा, ये नेसेसरी कंडीशन होती है इसके लिए, अगर जीरो होगा तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, ये आवश्यक शर्त है, विच इज ना नेसेसरी कंडीशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा गाइज। 85 तक लगातार आपके क्वेश्चन चले थे, अर्थात 75 to 85 11 क्वेश्चन हो जाते हैं। 2 क्वेश्चन आउट कर दीजिए, 9 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, जो ओरली क्वेश्चन थे और बहुत ही आसानी से आप लोग टिक कर सकते थे, और ये लगभग पेपर में रिपीट भी होते रहते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये है, एक समतल में देखिएगा ये समझिएगा, एक समतल में, समतल का मतलब गाइज एक प्लेन की बात कर रहे हैं, कि एक बिंदु पर नल नहीं, यहाँ पे लिखा है 1 लगे हुए, ठीक है गाइज, फोर्स लगे हैं, तथा P Q के मध्य 150 का है, Q R के मध्य 120 का है, तो संतुलन की स्थिति में क्या होगा। गाइज आपने एक लामी थ्योरम पढ़ी होगी, जो अभी के सिलेबस में नहीं है। पहले ये लामी थ्योरम जब स्टैटिक्स और डायनामिक्स की बुक्स होती थी मैथ में, तब ये लामी पिर में चलती थी लामी थ्योरम, ठीक है गाइज, उसका हम यूज कर लेते हैं। क्या होता है गाइज, अभी आपके गाइज फिगर देख लीजिए, बोला था P और Q के बीच में 150 बन रहा है, इनके बीच में 120, अब गाइज टोटल होता है 360, तो तीनों को ऐड करके तीसरा हम 90 निकाल लेंगे। तो गाइज पहला P से कितना बन रहा है, 150, ठीक है गाइज। अब ये गाइज लगता कैसे है वो देखना है गाइज, तो PQR। अब गाइज एक बार मैं बता दूं ये लगाना कैसे है। गाइज R देख रहे हो, तो R के सामने देखो कितना बन रहा है, 150, तो R के नीचे आ जाएगा 150। P देख रहे हो, P के सामने कितना बन रहा है, 120, तो 120 आ जाएगा। Q देख रहे हो, ये Q के लिए कितना बन रहा है, 90। इस तरह से लगेगा गाइज कि एंगल कौन सा लिया जाए, जो बन रहा है उसके पीछे कितना एंगल बन रहा है वो लेना है। तो गाइज इसको सिंपली sin 120, sin 90 और ये सब लेके यहाँ से तीनों आसानी से निकाल सकते हो। गाइज ये तीसरा एंगल निकाला था जो हमें पता नहीं था। अब गाइज sin 20 √3/2 दिस, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो इनका जो रेशियो हो जाएगा वो ये आ जाएगा। कैसे निकालेंगे गाइज, इसका जो एलसीएम आएगा उससे हम क्या कर दें, इसको मल्टीप्लाई कर दें। √3 और 2 का जो एलसीएम आ जाएगा गाइज, देखो ये 2 सबसे कट गया, तो 2 सब में कैंसिल हो गया। अब नीचे गाइज क्या आया है, ये कितना आया है, √3 2 and 1, ऊपर वाला सेम हो गया तो नीचे वाला भी सेम कर सकते हैं, डायरेक्ट हम यही रेशियो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा गाइज। 87, 2 समान बलों का, मतलब 2 इक्वल फोर्स का रिजल्टेंट उनमें से किसी एक के बराबर है, उनके बलों के बीच का जो एंगल है, मतलब जो 2 फोर्सेस हैं उनके बीच का जो एंगल्स होगा वो निकालना है। मान लेते हैं गाइज हमारे 2 फोर्स P और Q हैं, ठीक है, जो कि आपस में इक्वल हैं, उनका रिजल्टेंट भी क्या है, उनमें से किसी एक के इक्वल है। रिजल्टेंट को मार से डिनोट कर लेते हैं, P² Q² प्लस 2PQ cos थीटा रूट के अंदर, ठीक है गाइज, यहाँ पे वैल्यू लगा दो सिंपली। इसको सॉल्व कर लेंगे, वो भी हमने किसके इक्वल ले लिया, PQ, क्योंकि सभी P पहले से ही Q के हैं, तो गाइज P Q के इक्वल था, दोनों इक्वल थे। अब उनमें से किसी एक के इक्वल, अर्थात तीनों के तीनों इक्वल हो गए। अब हर जगह क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, तो एक P² से P² कैंसिल हो जाएगा, और एक P को जब आप गाइज दूसरी साइड लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और एक P से P कट कर देंगे तो आ जाएगा माइनस का 1/2 आ जाएगा गाइज, ठीक है। और -1/2 काश में किसकी वैल्यू होती है, 120 की वैल्यू होती है, इसलिए उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 120 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइज देख लीजिएगा। गाइज कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपको, जैसे क्वेश्चन जो आता है 125 आ रहा है, ठीक है गाइज, आपको 125 में से 125 अटेम्प्ट नहीं करने हैं। जो क्वेश्चन टाइम टेकन होते हैं उनके लिए छोड़ दिया जाता है। गाइज अगर आप क्वेश्चन 90 कर देते हो 125 में, तो आपका सिलेक्शन, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट का 90 पे सिलेक्शन 100% हो जाएगा गाइज। तो 125 में आपको 35 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर आप नहीं भी करेंगे तब भी आपका सिलेक्शन श्योर है। तो गाइज कुछ क्वेश्चन ऐसे टाइम टेकन होते हैं जिनके प्रूफ या सोल्यूशन को निकालने में बहुत टाइम लग जाता है, उनको हमें बीच में स्किप कर देना होता है, ठीक है गाइज। तो ये जो क्वेश्चन है मैं आपको इसमें बता दूं, लिखा है त्रिभुज ABC की भुजाएं BC, CA तथा AB के सापेक्ष लगे बलों का जो रिजल्टेंट है, परिणामी त्रिभुज के परिवृत्त के केंद्र से गुजरता है। तो गाइज इसका जो ऑप्शन होता है V, तो कुछ आंसर्स हमें याद भी होने चाहिए, जो कि निकालते समय वहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या होता है गाइज, इसका
परिवृत्त के केंद्र से गुजरता है, तो उसके लिए क्या बनेगा, पी कॉस ए प्लस क्यू कॉस बी प्लस आर कॉस सी। गाइज कॉस ए कॉस बी कॉस सी तो ध्यान ही रहेगा, और साथ में पी क्यू आर और ये कॉस वाला ध्यान रखेंगे गाइज, ठीक है। अगर आप सोल्यूशन की बात करते हैं तो इसका सोल्यूशन भी है, बट आप मैं सोल्यूशन यहाँ पे अपलोड इसलिए नहीं किया है कि बहुत लेंथी सोल्यूशन हो जाता, फिर मैं उसको समझाने में 10-15 मिनट लगा देता यहाँ पे, फिर आप लोग बोर होने लगते, ठीक है गाइज। अगर आप बोलोगे तो मैं बाद में इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा, या मेरे टेलीग्राम जो इस पर लिंक नीचे मिल जाएगा, अगर आप बोलोगे तो उस पर मैं इसका सोल्यूशन सेंड कर दूंगा, ओके गाइज। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका अगर आप सभी लोगों को PDF चाहिए तो कमेंट में नीचे, ठीक है गाइज, इसका आपको मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो गाइज वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और इसका PDF आपको मिल जाएगा। तो गाइज एक अगला क्वेश्चन लिखा है 89, समान पदार्थ। समान पदार्थ का मतलब ये होता है गाइज एक ही सबस्टेंस से बने क्रमशः 6 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो एक समान गोले हैं, ठीक है गाइज। एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोले का मतलब स्फीयर, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया। अब जोड़े पे पूरे गुरुत्व केंद्र, जो गुरुत्व केंद्र मतलब CG, ठीक है गाइज, बड़े गोले के केंद्र से कितनी दूरी पर होगा, ये आपको पता करना है गाइज। तो गाइज देख लेते हैं, बहुत ही आसान है, कुछ टफ नहीं है। तो गाइज एक गोला है 6 सेंटीमीटर रेडियस का और दूसरा जो है वो 3 सेंटीमीटर रेडियस का है, ठीक है। तो जो इनका m निकलेगा, m का मतलब इनका मास। मास क्या होता है गाइज, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr क्यूब, ये होता है गाइज स्फीयर का वॉल्यूम। तो 4/3 πr क्यूब b हो गया इंटू डी, इधर m2 निकाल लिया गाइज, ठीक है। अब सेंटर क्या होगा गाइज, अगर C1 C2 के बीच की दूरी की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस 6 और दूसरे की रेडियस 3, तो C1 C2 कितना हो जाएगा, टोटल 9 हो जाएगा। अगर C से O तक का मान लिया कि इस बड़े वाले के ये R मान लिया, तो दूसरा कितना होगा, 9 - R होगा। तो गाइज फार्मूला क्या होता है, m1 जो इसका आघूर्ण निकालते मोमेंट, ठीक है गाइज, तार क्यू, तो m1 इंटू C1 वो पहले वाले का, m2 इंटू CO का मतलब केंद्र, और जो बीच में जहाँ पे हमने मान रखा है। तो गाइज सिंपली दोनों की वैल्यू लगा दीजिए। अब 4π/3 4π/3 कैंसिल हो जाएगा, D से D कैंसिल हो जाएगी गाइज, डेंसिटी दोनों की इक्वल होगी, और बाकी जो बचा हुआ उसका आप इधर 6 का स्क्वायर इधर 3 का स्क्वायर, 9 से कट कर देंगे इसको तो आ जाएगा 9R। बाद में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। अर्थात बड़े गोले के केंद्र से जो वो 1 सेंटीमीटर पर CG लाइज कर रहा होगा, ओके गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया है गाइज। अब यहाँ पे जब भी गाइज एक चीज़ आपको और बता दूँ, जब भी जो टर्म है वो अगर आपको AP में मिल रहे हैं, जैसे देखो कितना है 1 1 1 11 12 13 AP सीरीज, दूसरी भी AP, तीसरी भी AP। जब भी अगर AP सीरीज में दे रखे तो आप खींच के उसका आंसर 0 लगा दीजिएगा, ठीक है। अगर आप एक से दूसरे को माइनस करते हैं तब भी 1 1 आ जाएगा, दूसरे से तीसरे को माइनस करते हैं तब भी 1 1 आ जाएगा। अब 2 रो या 2 कॉलम जब भी किसी भी डिटर्मिनेंट में सेम हो जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, कहीं 0 हो जाती है। यहाँ पे R2 और R3 दो रोज बिल्कुल सेम है, और 2 रोज सेम होने से इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे गाइज, 2 कण मतलब 2 पार्टिकल्स A एंड B क्रमशः 5 मीटर एंड 20 मीटर की हाइट से छोड़े गए, ठीक है। A तथा B द्वारा जमीन पर पहुँचने के लिए जो समय हमें क्या करना है गाइज, उनके दिए गए समय का अनुपात ज्ञात करना है। सेम टाइम पे ऊपर से छोड़े गए हैं, तो A और B जो पार्टिकल्स हैं जब ज़मीन पे लगेंगे तो उस समय उनके द्वारा जो टाइम लिया गया होगा उस टाइम का रेशियो क्या होगा। तो गाइज देख लेते हैं। तो देखिएगा गाइज, सिंपल फार्मूला होता है H = UT + ½ GT², ठीक है गाइज। ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाते हैं, बट गाइज ये ध्यान रखना, जब बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो G को पॉजिटिव लेते हैं, जब बॉडी नीचे से ऊपर जाती है तो G नेगेटिव लिया जाता है। अभी बॉडी जो है वो ऊपर से आ रही है, तो गाइज कितनी हाइट से है, एक 5 सेंटीमीटर से छोड़ा गया। गाइज एक चीज़ और बता दूं, अगर ये सेम हाइट से छोड़े जाते तो इनका वेट कुछ भी होता वो डिपेंड नहीं करता, दोनों एक साथ आते हैं, ठीक है गाइज। अगर यहाँ पे देखिए H = UT + ½ GT², पहले में H कितना है गाइज। अब गाइज एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब हम बॉडी को ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ते हैं तो हमें वेलोसिटी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, जब बॉडी को हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। क्योंकि जब हम बॉडी को नीचे से फेंकेंगे तो हमें इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं पे जाके उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वहीं से बॉडी नीचे आना स्टार्ट कर देगी। तो गाइस 2 कंडीशन ध्यान रखना, जब बॉडी नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो फाइनल वेलोसिटी v0 होती है, जब बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u0 होती है। ठीक है गाइस, तो सिंपल फार्मूले में लगा दिया H = 5, u हो गया 0 तो ये 0 हो गया, ½ GT², बस सिंपल ये हो गया।
सेकंड वाला कितना है गाइज 20 एच यू, ये भी सेकंड बॉडी भी ऊपर से आ रही है तो इसका भी 0, तो ये 5 इक्वल टू हाफ जी टी वन स्क्वायर, यहाँ पे 20 इक्वल टू हाफ जी टी। तो गाइज सिंपल क्या करिए, फर्स्ट से सेकंड को डिवाइड कर दीजिए, हाफ जी से हाफ जी कैंसिल हो जाएगा, टी1 और टी2 के स्क्वायर के इक्वल टू 1/4 आ जाएगा और सिंपली यहाँ से निकल जाएगा। तो गाइज क्या करना, 1 को 2 से डिवाइड कर दो, हाफ जी से हाफ जी कट जाएगा, ऊपर टी1 स्क्वायर नीचे टी2, सिंपली आ जाएगा 1:2। बहुत ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक व्यक्ति गाइज, जिसका मैं बता दूं आंसर समझ लीजिएगा, एक व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है और जो कि एफ त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है, तो व्यक्ति को कितना अपना जो भार होगा वो कितना अधिक महसूस होगा। तो गाइज इसका जो आंसर आता है वो आता है वास्तविक भार F/g गुना। ठीक है गाइज, अगर आंसर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ बट अभी मैं इसको समझाऊंगा नहीं क्योंकि टाइम लग जाएगा थोड़ा। ठीक है गाइज, ये गाइज कैसे निकल के आता है देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा गाइज और समझ लीजिएगा। ठीक है गाइज, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। 93 एक पार्टिकल को 36 से 45 का कोण बनाते हुए 49.49√2 मीटर पर सेकंड की गति से प्रक्षेपित किया गया है, मतलब प्रोजेक्टेड किया गया है। यह प्रक्षेप मतलब प्रोजेक्टाइल से क्या बना रही है गाइज, 90 समकोणिक का मतलब 90 दिशा में कितने समय के बाद होगी, मतलब जब फेंका गया तो वो जहाँ से फेंका गया वहाँ से जो उनके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री कब होगा वो पूछा गया है गाइस टाइम। तो गाइस इस तरह से जब हमने पार्टिकल को नीचे से ऊपर की तरफ क्या किया गया, प्रोजेक्टेड किया गया, तो ये जा रहा है और जब वो गिर रहा होगा ये, तो वो टाइम यहाँ पे जो 90 बन रहा है ये पूछा गया, तो वो किस समय बन रहा होगा। तो गाइस सिंपल फार्मूला होता है इसका टाइम पहुँचने में, एक बार यहाँ से यहाँ तक जाने में गाइज, फिर वापस आने में, तो क्या हो जाता है गाइज टी टाइम हो जाता है। इस चित्र से स्पष्ट है, जो हमारा पार्टिकल ए है वो 0 से गया है, ओ से गया है, प्रत्येक दिशा में लंबवत दिशा में होगा, ए तक पहुंचने में कितना टाइम ले लेगा गाइज, 2t टाइम ले लेगा। और 2t का गाइज जो फार्मूला होता है वो u sin θ/g होता है। तो गाइज आपको 2u वेलोसिटी दे रखी थी, एंगल 45 दे रखा था, बाकी सब कुछ पता है, सिंपली सॉल्व कर दीजिएगा गाइज। तो 49 98 हो जाएगा और जो नीचे का 10 है वो ऊपर कर लेना, और 45 कितना होता है 1/√2, तो इससे ये कट जाएगा और 10 इसका आंसर आ जाएगा, मतलब 10 सेकंड का टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा गाइज। एक कण ब्रह्मावस्था में चलता है, ब्रह्मावस्था का मतलब रेस्ट पोजीशन से चलता है, और नियत त्वरण से, नियत त्वरण का मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चलता है। mवे तथा m+1वें सेकंड में गतिज ऊर्जाओं में वृद्धि का अनुपात ज्ञात करना है, अर्थात mवे सेकंड। तो गाइज सीधे tवे सेकंड में चली गई दूरी का फार्मूला होता है, वो हम वहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है गाइज, तो फार्मूला क्या होता है गाइज, किसी समय में गतिज ऊर्जा में वृद्धि उस समय में किया गया कार्य। गाइज हम जितना वर्क करते हैं उसी अनुपात में हमारी एनर्जी खत्म होती है, तो ये दोनों क्या होते हैं गाइज, इक्वल होते हैं। तो एमवे सेकंड में गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला लगा देंगे क्या गाइज, पहले एमवे सेकंड में दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है गाइज, हाफ a 2m-1 होता है। यहाँ a की जगह एक्सीलरेशन को f ले रखा है, इनटू में होता है पिंड का भार। पिंड का भार हम कैसे, पिंड मतलब जो पार्टिकल या जो बॉडी है उसका भार, मतलब क्या हो जाएगा mg हो जाएगा। तो सिंपल फार्मूला ये आ गया गाइज। अब यही निकालना m+1 के लिए, तो m की जगह गाइज हमें कितना यूज कर देना पड़ेगा, m+1। जब हम m+1 यूज करेंगे तो 2m+2 और 1 माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब गाइज क्या करना, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिएगा, m वाले को ऊपर और इसको नीचे। तो गाइज कैसे, mg से mg कैंसिल हो जाएगा, हाफ f से हाफ f कैंसिल हो जाएगा, 2m-1/2m+1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यदि a और b इकाई सदिश हो और थीटा उनके बीच का कोण हो, तब मॉड a वेक्टर माइनस b वेक्टर अपॉन 2 किसके इक्वल होगा, sin θ/2, sin θ 2 sin θ sin 2 θ। तो गाइस बहुत ही आसान है, पहले से बोल रखा है यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर अर्थात इनके मॉड की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइज, 1 हो जाएगी। सिंपली हमने गाइज इसका भी स्क्वायर लेके चले, स्क्वायर को हम इस तरह से खोल सकते हैं, एक को 2 बार लिख दिया। ठीक है गाइज, अब देखिए इसको आसानी से कैसे करेंगे, जब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं गाइज तो हम इसको आसानी से a-b करके कर सकते हैं। अब इसका होल स्क्वायर की तरफ फार्मूला खोल दिया, जिनके बीच का लगाते हैं गाइज। ठीक है, तो गाइज किया क्या, यहाँ पे जो हमारा निकलता वो आता a वेक्टर का मॉड प्लस b वेक्टर का मॉड, और जो निकल के आता गाइज वो आता 2a वेक्टर इंटू b वेक्टर, और a वेक्टर b वेक्टर का दोबारा फॉर्मूला लगा दिया, a वेक्टर का मॉड इंटू b वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा। a वेक्टर इंटू b वेक्टर के बीच का फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर दिया। अब गाइज जितने जो मॉड हैं जो लगे हुए वो सब यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर की वैल्यू होती है 1। तो गाइज ये सभी क्या हो गए, 1 हो गए। यहाँ पे कॉस थीटा, तो गाइज ये 2
ये जो 2 बना है और ये जो 2 है, 2 कॉमन कर लीजिए तो बाहर निकल जाएगा। नीचे 1 को काटने के लिए कॉस थीटा का साइन वाला फॉर्मूला खोल दीजिएगा, 1 से 1 कट जाएगा। अब ये बच्चा कितना गाइस 2 बाहर निकालेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसका आंसर अभी नहीं आएगा क्योंकि इधर होल स्क्वायर चल रहा था इस साइड, तो होल स्क्वायर को हटाने के लिए हमें इसका स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो साइन थीटा बाई 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिएगा, ये गाइज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वर्क एंड टाइम। जिसने भी नहीं देखा वो मेरी वीडियो को प्रॉपर देख सकता है, यूट्यूब चैनल पे मेरी पड़ी हुई है, क्योंकि वर्क एंड टाइम का ये क्वेश्चन हर सेट में लगभग पूछा जा रहा है। और ये अगर आप करेंगे तो वो टाइम टेकिंग क्वेश्चन, अगर आपने कंपटीशन का मैथ नहीं पढ़ रखा है तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपको वीडियो देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए TGT PGT मैथ्स के लिए, उसमें आपको ये वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। तो गाइज इसमें दे रखा है A तथा V एक काम को 12 दिन में करते हैं। A तथा B का मतलब है A और B एक साथ, B और C उसी काम को 15 दिन में करते हैं तथा C और A उस काम को 20 दिन में करते हैं। अब हमें गाइज ये बताना है A अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। गाइज अगर आपको मेथड आता है तो शॉर्ट ट्रिक ओरली भी इसको निकाल सकते हो, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो गाइज देखो करना क्या होता है, सिंपली इसको मैंने खुद से ठीक है गाइज, तो A प्लस B का मतलब A और B कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन। तो गाइज इन तीनों का क्या कर रहे हैं ना, एलसीएम ले रहे हैं, कितना आ गया 60। तो ये 60 गाइज हो जाता है टोटल वर्क। अब इनका हम देख लेते हैं कुल काम कितना है 60, और A और B इसको कितने दिन में कर रहे थे 12 दिन में कर रहे थे। तो एक दिन में इसका कितना भाग करेंगे 12 पंजे 60, 5 यूनिट, ये कितना करेंगे 4 यूनिट, ये करेंगे कितना 3 यूनिट। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा गाइज, जब हम ये तुम्हारे 2-2 का एक दिन का काम है, AB का एक दिन की कैपेसिटी 5, BC की एक दिन की कैपेसिटी 4 और CA की एक दिन की कैपेसिटी कितनी है गाइज 3। तो अगर हम इनको जोड़ दें तो इनके एक दिन की कैपेसिटी आ जाएगी 5 + 4 9 और 9 3 कितना हो जाएगा गाइज 12। तो 12 जो हो जाएगी वो इनके एक दिन की कैपेसिटी हो जाएगी, अर्थात ये सब मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे 12 यूनिट। अब गाइज एक चीज़ देखिए, जब इनको सबको ऐड कर दोगे इनको, तो इसमें 2 बार A आ रहा है, 2 बार B आ रहा है, 2 बार C आ रहा है, अर्थात 2A 2B और 2C मिलके एक दिन में 12 यूनिट कर रहे हैं। तो जब 2-2 मिलके कर रहे हैं, अगर हम उनका एक का निकाल लें तो गाइज कितना बन जाएगा 6 यूनिट, अर्थात वो तीनों जब एक साथ मिलेंगे तो 6 यूनिट काम करेंगे। तो कुल काम कितना है गाइज 60 यूनिट। अगर यही पूछता वो तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 60 यूनिट को हम उन एक दिन की कैपेसिटी 6 यूनिट से डिवाइड कर देते, तो 10 दिन में वो तीनों मिलके 7 काम कर सकते थे। अब गाइज आपसे सबका नहीं पूछा गया, खाली अकेले A का पूछा गया। गाइज हमको A + B + C पता है कितना 6, जबकि AB का हमें निकालना है A, तो B और C का देख लो, B और C का कितना है गाइज 4 यूनिट है, B और C 4 यूनिट करते हैं। तो तीनों मिलके 6 यूनिट कर रहे थे, B और C अकेले 4 यूनिट कर रहे हैं, इसका मतलब A एक दिन में कितना कर रहा है 2 यूनिट। कुल काम कितना है 60, और 60 को A की क्षमता है एक दिन में 2 यूनिट करने की, तो वो कितने दिन में कर पाएगा उस काम को 30 दिन में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा गाइज, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति प्रथम 50 किलोमीटर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया, तो यहाँ इससे कितने टाइम लगेंगे 2 घंटे लगे होंगे। अगले 40 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा से गया, यहाँ भी 2 घंटे लगे होंगे गाइस इसको। अगला 90 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर की घंटे से गया, आपको पता 15 छक्का 90, यहाँ पे 6 घंटे लगे होंगे। ठीक है गाइस, तो आपने सबका अलग अलग समय निकाल लिया, तो कुल दूरी बटे कुल समय आपकी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी एवरेज। तो कुल दूरी 50 40 90 और कुल समय लगा था 2 2 और 6, तो यहाँ पे हो गया 6 और 4 10 और ऊपर हो गया 180, अर्थात 18 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी औसत चाल होती, तब भी वो इतना चल लेता। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। लिखा है एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, यह 8 गुना हो जाएगा। गाइज ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप लोग चाहते हैं मैंने साधारण ब्याज की वीडियो बना के डाल रखी है। ठीक है गाइज, अगर आप चाहते हैं मैं चक्रवृद्धि ब्याज की भी वीडियो बनाऊं तो उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, जिससे कि मैं वीडियो आपको डाल सकूं। ठीक है गाइज, तो गाइज बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, अर्थात जब 15 वर्ष में 2 गुना हो गया और 8 गुना कितने में हो जाएगा, तो इसको गाइज ओरली आंसर बता दोगे। अभी आप मैं ट्रिक बता रहा हूँ, नीचे देखिएगा गाइज 15 वर्ष में कितना हुआ था 2 गुना। ठीक है, अब कितना करना गाइज 8 गुना। 8 गुना जो पहले वाला गुना हो रहा था उसकी पावर कितना है, उसकी पावर है 3, तो जो पावर आई है वो पहले वाले समय से मल्टीप्लाई कर दो। 15 में हो रहा था कितना
2 गुना, अब इसकी पावर कितनी आई है 2 की 3, अर्थात 2 की पावर 3 करने के लिए 15 में 3 से गुणा कर लो, 45 वर्ष में वो 8 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा गाइज 99। ये भी गाइज बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा लॉग, फिर से देख लीजिएगा गाइज, लॉग बी बेस ए, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है गाइज लॉग बी अपॉन में लॉग ए। ठीक है गाइज, तो इस तरह से इसको खोल दीजिएगा सभी को। तो ये जब हम खोलेंगे तो 4/3, 5/4, 6/5, तो इस तरह से खोलेंगे गाइज, सब कट जाएंगे इधर वाले, ये 5, 4, 6, 7, 9 कट गया, ऊपर बचा log 9, नीचे बचा log 3। तो 9 को हम लिख सकते हैं गाइज 3 का स्क्वायर, और पावर आ जाती है आगे, तो पावर आगे 3 से 3 कट जाएगा, और कितना आंसर आ जाएगा 2। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा गाइज। लास्ट क्वेश्चन को समझने से पहले मैं इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं सारे क्वेश्चन बताऊंगा, फिर इस क्वेश्चन का भी आप आसानी से आंसर दे देंगे। इसमें पूछा है कोई उभयनिष्ठ हल नहीं होगा, केवल एक उभयनिष्ठ हल होगा, केवल 2 होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे, तो कितने सोल्यूशन होंगे वो आपसे पूछेंगे। तो गाइज पहले देख लीजिएगा इसका जनरल मेथड। गाइज इस तरह से 2 इक्वेशन होती है हमारे पास, a1x b1/c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। गाइज पहली कंडीशन ये है कि a1/a2 b1/b2 अगर ये इक्वल नहीं है, मतलब पहले में a वाला जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है, x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल नहीं है, तो उस केस में गाइज दोनों लाइनें क्या करती हैं, आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो उस केस में लाइनें होती हैं इंटरसेक्टिंग, और एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, अर्थात एक सोल्यूशन होगा। जब गाइज इक्वेशन का सोल्यूशन निकल आता है तो उस केस में जो इक्वेशन बोली जाती है वो कंसिस्टेंट बोली जाती है। तो गाइज क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, ओनली वन सोल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, सेकंड केस, a1/a2 b1/b2 इक्वल है, बट c1/c2 कांस्टेंट इक्वल नहीं है, तो उस केस में दोनों लाइनें गाइज कैसी होती हैं, पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है जिन 2 लाइन्स के बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल है। अब गाइज ये बताओ, 2 लाइन्स कैसी हैं, पैरेलल, और 2 पैरेलल लाइनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी, तो वो लाइनें कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जब कोई लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो वो कहीं उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। जब लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी जिस पॉइंट पे, वही तो सोल्यूशन होगा। जब ये लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। जब कोई सोल्यूशन नहीं होगा तो उस केस में हम क्या बताएंगे, इनकंसिस्टेंट। तो गाइज क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन्स नो सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट के केस में ही नो सोल्यूशन होता है। अगला गाइज थर्ड वाला समझ लीजिएगा। थर्ड वाले में है कॉन्सिडेंस। ठीक है, कंडीशन थर्ड, कॉन्साइड। कॉन्साइड का मतलब गाइज एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन का आ जाना, बिल्कुल एक के ऊपर दूसरी, संपाती की स्थिति। ठीक है, जब एक के ऊपर दूसरी लाइन है तो वो पहले वाली लाइन को हर पॉइंट पे कट कर रही है। तो ऐसे केस में क्या होता है, तीनों इक्वल होते हैं, a1/a2 b1/b2 c1/c2। अगर जब तीनों इक्वल आ जाएं तो वो लाइन होती जाती है कॉन्सिडेंस। और कॉन्सिडेंस लाइन की कंडीशन होती है मैनी इनफाइनाइट सोल्यूशन, क्योंकि वो हर पॉइंट पे एक दूसरे को कट करती हैं। और सोल्यूशन क्या हो जाता है, कंसिस्टेंट। जब भी सोल्यूशन निकल के आएगा तो कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, कंसिस्टेंट, कॉन्सिडेंट और फाइनाइट, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस। तो गाइज जो आपका क्वेश्चन था वो ये था। अब गाइज इस क्वेश्चन को देखिएगा, इनको जब मैंने किया तो इनके सारे a1/a2 b1/b2 c1/c2 सब इक्वल आ गए। तो इस केस में क्या होगा गाइज, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे, और यही आपका आंसर हो जाएगा। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं प्रॉपर एक एक लेक्चर पे आपकी वीडियो बना सकूं। अगर व्यू ज़्यादा नहीं आते तो मुझे भी बनाने में इंटरेस्ट नहीं आता है। तो आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।